हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट हैं और हम लोग इसमें रोज़ 2 सेट करेंगे। तो आप लोगों को ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो गए आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, या फिर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, या फिर आप लोग कह सकते हैं बिहार दरोगा। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को जीके जीएस के प्रश्न होंगे तो वहाँ इस पुस्तक से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर करिए और आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करेंगे सेट 1 और सेट 2 को देखेंगे। तो आप लोग से सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं आप लोग के लिए क्लास लेके नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अब मैं आप लोग के समक्ष फिर से प्रस्तुत हो गया हूं और हम लोग इस पुस्तक की सारी सेट को करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का, आप लोग उत्तर बताइए। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि महारानी एलिजाबेथ ने कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो चार्टर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये चार्टर दिया गया था। ठीक है, और किनके द्वारा दिया गया था ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि ये आप लोग से पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो उग्रवादी या कह सकते हैं आप लोग उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा गोविंद रानाडे। ये गोविंद रानाडे जो थे वो उग्र नेता नहीं थे। और आप लोग इसे याद रखे होंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल को हम लोग किस तरह से याद रखते हैं? तो लाल बाल पाल के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग से एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। और तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें तीसरा का। और तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो जाना, ये क्या था एक तरह से? तो आप लोग कह सकते हैं कि परिणाम जो इसके हुए वो घातक हुए। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, कौन? तो अंबिका चरण मजुमदार। और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि इसी में कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? तो मुसलमानों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कारण में हुआ? तो आप लोग इसका सही उत्तर कीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ। और ये 1936 से 1944 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किनके द्वारा शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग से पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए कि सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5वें का? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये संस्था जो थी
वो आप लोग कह सकते हैं कि पहली संस्था थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1851 में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और किनके द्वारा किया गया था? तो राधाकांत, आप लोग याद रखिएगा, राधाकांत देव। ठीक है, तो राधाकांत देव के द्वारा ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए क्या, तो इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन को हम लोग भारत संघ भी कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 1876 में हुई थी। और कौन किनके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश एसोसिएशन की, तो ब्रिटिश एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना जो है आप लोग कह सकते हैं 1852 में हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के तर्ज पे ही इसकी स्थापना किया गया था। और इसके ब्रिटिश एसोसिएशन के स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग छठे का आंसर करें। और छठे का आंसर क्या हो जाएगा? तो साइमन कमीशन की कौन सी सिफारिश नहीं थी, कौन सी सिफारिश थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? और देखिए ए में क्या दिया गया है, तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो ये गलत है, ये नहीं किया था। बी में क्या है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तो ये भी नहीं सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। तो ये बात सही है, आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसी के सिफारिश पे 1835 का अधिनियम जो आया था आप लोग कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग 1800 नहीं 1935 का अधिनियम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। और 7वां नंबर प्रश्न क्या करा? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ये आप लोग आंसर कीजिए। ये काफ़ी आसान प्रश्न है और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले भारतीय कौन चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ठीक है, और ये किस पार्टी से चुने गए थे? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो 8 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एहोल प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। तो 9 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एहोल अभिलेख, ठीक है, लिखा गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो 10 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पे। और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए 11 का। और 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ये महायान से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो आप लोग को उपासना भवन का नाम पूछा जा रहा है और इसका क्या नाम था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना जो था वो इसका नाम था उपासना भवन का। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किसके शासनकाल में थे? तो आप लोग कह सकते हैं कि ये अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या करा?
न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, न्यू कैसल पोर्ट। और ये किस देश में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह भी है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और 15 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये बात सही है। और इसकी संख्या कितना? तो 360 होती है। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 16 पे। उत्तर से शुरू हो क्या है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आप लोग आंसर करें। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप लोग फटाफट हमें कमेंट करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी है, उसके दक्षिण में जवादी पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी है, और उसके दक्षिण में अनायमलाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। और ये कहाँ है? तो बिहार में बहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो आप लोग इसका 18 का सही उत्तर कीजिए कि कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहा मिलने के कारण वो क्या होता है? तो अनुवर्वरक हो जाता है। तो अनुवर्वरक कौन सा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कि लेटेराइट में जो है वो ज़्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। और 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश की संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ए में क्या कर रहा है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बात सही है। बी में क्या कर रहा है? यह एक कण प्रकृति है, तो प्रकृति है, कण प्रकृति का है ये प्रकाश, ये भी बात सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न कर रहा है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो और 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा आप लोग कह सकते हैं कि बायोगैस का निर्माण किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार, तो आप लोग को बताना है कि क्या होता है परमाणु के आकार में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ठीक है, या बढ़ता जाता है हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। वायु क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो इसका आप लोग 22 का सही उत्तर करें। और 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कारण है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के कारण क्या होता है? प्रकाश का वायुमंडल में विसरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा कि सर्प विरोधी जो सुई लगाया जाता है उसमें क्या रहता है? तो आप लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दाब का बीमीय सूत्र है, तो 25 का आप लोग आंसर कीजिए। और इसका फटाफट हमें आंसर कीजिए, आप लोग बनाइए इसका क्या बनेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग कह सकते हैं कि बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml1 t
-2। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो दाब का फॉर्मूला हो जाता है दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टे क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हो जाता है। और बल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो द्रव्यमान गुने त्वरण लिखते हैं, और क्षेत्रफल को लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान को नहीं, त्वरण को, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, वेग बट्टे समय। और वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो विस्थापन बट्टे समय। तो हम लोग इसको अगर करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान, आप लोग याद रखिएगा, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुने क्या कर सकते हैं हम लोग, तो विस्थापन, द्रव्यमान गुने विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन और बट्टा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और गुने आप लोग लिख सकते हैं समय, और 2 बार समय लिखना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। और इसका हम लोग बनाएंगे तो द्रव्यमान का क्या लिख देंगे हम लोग m, और विस्थापन का क्या लिखेंगे l, बट्टे में क्या होगा, लंबाई का l हो जाएगा, चौड़ाई का भी l हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तब l से l चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा m, l ऊपर जाएगा, तो l ऊपर जाएगा तो क्या लिखेगा, तो m l -1, और t ऊपर जाएगा तो -2। तो ये हमारा 20 सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, जैव शैल क्या है, तो 26 का आप लोग उत्तर करें। और 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयला है जैव शैल। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 27 नंबर, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो आप लोग बताइए कि किस कारण हमारा याददाश्त रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सेरेब्रम के कारण हम लोग किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 और 29। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो 29 का आप लोग सही उत्तर करें। और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है O2 मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग को आंसर पता होगा, कमेंट कर बताएं। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है, तो इसका आप लोग सही आंसर करें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। और इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि प्राक्कलन समिति जो होता है उसका जो होता है हर एक मेंबर जो होता है कहाँ से, तो लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न कौन सा है, तो 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, और सही उत्तर हो जाएगा भारत की संसद के अनुमोदन से ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है क्या, तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। वहीं मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, भाग 20 में किया गया है, ठीक है। और भाग 18 में जो है वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो सुमेलित करना है आप लोग को, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसका आप लोग सही आंसर कीजिए 36 का। तो देखिए भाषा का उल्लेख किस सूची में है, तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, तो ये 2 से मिल गया। उसका दल बदल निरोध अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में है, तो इसका ये हो गया। उसका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है, तो आप लोग कह सकते हैं 11वीं से, क्योंकि पंचायती राज 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची। तो क्या हमारा आंसर बन गया 2 1 4 3। तो देखिए 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, तो इसका आप लोग उत्तर करें 37 का। और 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो 1833 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है औषधि प्याज या और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुलाबी क्रांति कहते हैं, ठीक है। और नीली क्रांति में क्या होता है, तो मछली उत्पादन हुआ था, ठीक है। और लाल में आप लोग कह सकते हैं कि मांस का उत्पादन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये कौन सी संस्था है, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 39 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, IMF और विश्व बैंक। और इनकी स्थापना कब, तो 1944 में होती है और 1945 से ये कार्यरत होते हैं। और ये दोनों का स्थापना जो है वो एक साथ किया गया था, इसीलिए इसे जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 40 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1949, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं आप लोग से पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 में। और किसके तहत हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो 41 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 42 नंबर। भारत में आयकर है, तो आप लोग को बताना है भारत में आयकर क्या है। तो आयकर तो आप लोग को पता होगा कि ये एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और किस तरह का कर है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ये एक तरह का प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मैंने आप लोग को ये बहुत बार बताया है, और इसका आप लोग आंसर करें। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है।
और ओडिशा में है, केरल में मोहिनी अट्टम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 44 नंबर। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मलखम्ब से है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न कह रहा है निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो निपख आंदोलन जो है वो किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये इसका आप लोग आंसर कीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था निपख आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न कह रहा है दमा किस क्या है 46 नंबर? द्रकमा। क्या है? द्रकमा सिक्का किसने चलवाया? तो द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, इसका आप लोग आंसर करें। और 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक के द्वारा जो है वो द्रकमा सिक्का चलाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो आप लोग बताइए ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है वो किस तरह का मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो और 47 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा उर्वरा होता है। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 48 नंबर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है। तो कहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल किससे संबंधित है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए सही उत्तर हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल मापदंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किसने किया? तो ये आप लोग को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टायम्बी जो है इनके द्वारा जो है वो पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग इंग्लिश में किया गया। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का पहला सेट ख़त्म होता है और हम लोग अब देखते हैं सेट नंबर 2। तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करते रहें अपना आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग आंसर करिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर है। कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और आप लोग कह सकते हैं कि अनुच्छेद 30। तो ये सारे जो हैं वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। मैंने कौन कौन सा आप लोग को बताया? तो 15, 16, 19 तो है ही, और एक आप लोग याद रखिएगा 29 और एक 30। तो आप लोग याद रखिएगा 15, 16 लगातार है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 10 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 19 से 10 29 और उसके बाद अगला 30। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। क्या कह रहा है निम्न कथन पर विचार करें। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए विचार करके कि कौन कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसमें पहला कथन क्या कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो ये तो गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि कितना होना आवश्यक है? तो 30 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। और अगला क्या कर रहा है राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन बात सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि 1/4 नहीं होगा, 1/3 होता है। ठीक है,
अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए तीनों को तीनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर, और तीसरा प्रश्न क्या करा है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। तो पहला कथन क्या है, तो पहला कथन कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और दूसरा कथन क्या कर रहा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो देखिए ये दूसरा गलत है। और क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5वां, और 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कौन सा, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो उसके कितने दिनों के अंदर जो है वो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2 माह के भीतर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है 6 नंबर, क्या करा है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1963 में। ठीक है, और वहीं इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये किसके शासनकाल में, किसके सरकार के विरुद्ध लाया गया था। तो आप लोग कह सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, और किनके द्वारा लाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, और 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में जो है वो क्या कहा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें 37 में कही गई है, और यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। और 38 में क्या कहा गया है, तो नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार हो, ये 38 में कहा गया है। और 39 में क्या कहा गया है, तो पुरुष और महिला को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार प्राप्त हो, तो ये 39 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न, और 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। और ये चलैया समिति किससे संबंधित है, तो ये कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा किस चीज़ से संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर करें कि इसे किस रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 का, तो 11 नहीं 10 का, और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, हॉट मनी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो आप लोग को बताना है कि ये किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है गन्ने का मूल्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा गन्ने का उचित मूल्य जो है वो पारिश्रमिक मूल्य
और पारिश्रमिक मूल्य का जो है अनुमोदन किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो देखिए, सरकारी पदों का त्याग शामिल है, ठीक है, विदेशी माल का बहिष्कार शामिल है, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार शामिल है, और सरकारी वाहनों के यात्रा करने पर पाबंदी, ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और चौरी चौरा कांड के बाद जो है वो उसे निरस्त कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 13 का, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी मार्च की समाप्ति हो जाती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो आप लोग को बताना कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। और पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 23 मार्च 1942, ये गलत है। क्योंकि कब हुआ था, तो 8 अगस्त आप लोग याद रखिएगा, 8 या 9 अगस्त भी हो तो वो भी सही होगा, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए 15 का। और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 में किए थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो 16 नंबर। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम वेंटिक के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो इसका सही उत्तर कीजिएगा। और इसका 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वहाबी आंदोलन को किस गवर्नर द्वारा कुचला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए 18 का। और 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पल्लव जो हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों के दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, सिर जो है वो उत्तर दिशा में और पाँव जो है वो दक्षिण दिशा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 19 का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, कौन, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। और ये कब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो 1ली शताब्दी में। और किसके काल में हुआ था, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये कनिष्क जो थे वो शासक थे, और अध्यक्ष जो थे आप लोग कह सकते हैं वसुमित्र थे। और इसी में आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगर वहीं हम लोग बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुआ था, तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। वहीं अगर द्वितीय की बात करें, तो द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और शासक कौन थे, तो कालाशोक शासक थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो
सावक कौन थे, तो साब कमीर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, या सुबु कामी। और तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग कह सकते हैं कि 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और शासक कौन थे, तो अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीसरे जो थे वो क्या थे, तो अध्यक्ष थे। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो 21 का आप लोग उत्तर करें। और 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी पे। ठीक है। और वहीं अगर बात करें महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है। और माता कौन थी, तो त्रिशला थी। पत्नी का नाम क्या था महावीर स्वामी के, तो यशोदा था। ठीक है। और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था या अनोजा था। ठीक है। और दामाद कौन थे, तो जमाली थे। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था। ठीक है। तो आप लोग ये सारे बात जरूर याद रखिएगा। और इनके शिष्य कौन थे, तो मोखली पुत्र गोसाल जो थे वो महावीर स्वामी के शिष्य थे। ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आजीवक 22 नंबर का है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मोखलीपुत्र गोसाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के क्या हैं, तो संस्थापक हैं। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए अग्निश्यामवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो संजय बिठलीपुत्र। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए भौतिकवादी के संस्थापक कौन है, तो पकुद कच्चायन जो हैं वो भौतिकवादी के हैं। ठीक है। और घोर अक्रियावादी के कौन है, तो पूरन कश्यप जो है वो घोर अक्रियावादी के हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के शासन काल को जो है वो मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था, तो मुहत्सिब कौन था आप लोग इसका बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो मुहत्सिब कहा जाता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है, तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सैन्य विभाग से संबंधित है। कौन सा, तो दीवाने अर्ज। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो वसावन और दसवंत किसके दरबारी चित्रकार थे, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है। अब 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए एक तरफ दिया हुआ है परमाणु गृह और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य, तो नरौरा उत्तर प्रदेश सही है, कुंडनकुलम ये कर्नाटक ये ही गलत है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये तमिलनाडु होगा। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग काकरापार जो है वो गुजरात में और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, बाकी सब सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है अच्छेद ईंधन का गुण नहीं है, तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा, तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो ये तो अच्छा ईंधन का हो गया। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये तो गलत है, तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सी में क्या दिया गया, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए,
तो हमारा उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न आपको सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, और इसमें देखिए एक तरफ आपके विटामिन्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ, ठीक है, तो आप लोग इसको मिलाइए 30 को। और क्या है, तो आप लोग देखिए विटामिन 7, तो विटामिन 7 जो है वो क्या हो जाएगा इसका, तो ए का कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, देखिए इसका विटामिन ए का हो जाएगा 3, बालों का झरना जो है वो विटामिन 7। ठीक है, रोग हो गया विटामिन B12, तो B12 क्या हो जाता है, तो बी का कौन सा हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या है, प्रणाशी अवरक्तता होना। ठीक है, और विटामिन ई आप लोग को पता होगा किस लिए होता है, तो बांझपन, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन के क्यों होता है, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो क्या हमारा उत्तर बन रहा है, तो देखिए 3-1-3-1-4-2, तो ये उत्तर हमारा 1 बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सा, तो 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग उत्तर कीजिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 31 का, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता। वर्णांधता जो होता है वो पुरुष में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, क्योंकि महिला जो होती है ज़्यादातर वाहक होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो इसका किसका वहन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो ये कौन सी मात्रा कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव में जो है वो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, तो देखिए मछली का तेल ये तो अच्छा स्रोत है, पालक अच्छा स्रोत है, जंतुओं में यकृत के गुर्दे ये एवं गुर्दे ये भी अच्छे स्रोत हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 36 का, आप लोग का ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, वो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो हैं वो अच्छे स्रोत नहीं माने जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए के। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से आपको सुमेलित करना है, और आप लोग सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका सही उत्तर आप लोग सुमेलित करके बताइए, और इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम हो जाता है, तो ए का ये 4 मिल रहा है। विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर में हम लोग इसे नापते हैं, और बल, तो बल का न्यूटन होता है, तो इसका सी हो जाएगा, और पावर का वाट होता है, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है हमारा 4-1-4-1-2-3, 4-1-2-3, देखिए हमारा बी में है 4-1-2-3, तो ये उत्तर सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आंसर कीजिए। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है धातुओं में, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लिथियम जो है वो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सा, तो 39 नंबर, और आप लोग 39 नंबर का आंसर कीजिए, और 39 नंबर क्या करा है,
प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग फटाफट हमें कमेंट करें, और इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ये प्राकृतिक रबर की आप लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसका रासायनिक गुण तय करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी अलकनंदा के ऊपर कौन सा है? तो देवप्रयाग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा जो है वो बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? 43 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर आप लोग करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो हो जाए ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात, ये गलत उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 पे। और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, अगुलहास की महासागरीय धारा जो है वो शीत धारा नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों जो है वेनेजुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर, ये सारे आप लोग कह सकते हैं कि शीत धारा है। ठीक है, शीत धारा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत की गंगा। आप लोग वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। वहीं दक्षिणी गंगा पूछता तो क्या हो जाता? गोदावरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोग इसका उत्तर कीजिए। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। तो देखिए, ये जाना जाता है आप लोग का एक भूकंप के लिए, और दूसरा किस चीज़ के लिए? तो ज्वालामुखी के लिए। तो एक और दो, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। और 48 का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो गिब्सन अफ्रीका, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये क्या है? तो आप लोग कह सकते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए इस पर विचार करके। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, और स्टेटमेंट एक क्या दे रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो क्या यह सही है? तो आप लोग कह सकते हैं कि ये सही है। और दूसरा क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग इसे ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के सारे एग्ज़ामों के लिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे जितनी जल्दी हो सकेगा पूरे करने की प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और इसका हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम आप लोग को डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसे लाइक करें और कमेंट कर में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उसे भी देख के अपने एग्ज़ाम में की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।